नमस्ते। आज हमारे पास जो दस्तावेज आया है वो गुरुग्राम के कूड़ा प्रबंधन संकट पर है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें ये देखा गया है कि कैसे ये संकट शहर के कामकाज, उसके माहौल और खासकर जो उसकी मिलेनियम सिटी वाली पहचान है उस पर असर डाल रहा है। काफी डिटेल में है ये। हाँ, और ये मुद्दा ऐसा है जो गुरुग्राम में रहने वाले हर इंसान को छूता है किसी न किसी तरह। तो दस्तावेज ने प्रॉब्लम की गंभीरता को पकड़ने की कोशिश तो अच्छी की है। हाँ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। पहला फोकस तो इसी पर है कि जमीनी स्तर पर कूड़ा उठाने और अलग करने का सिस्टम मतलब कैसे बिल्कुल बैठ सा गया है। बिल्कुल। और इसमें वो आंकड़े भी दिए हैं कैसे टेंडर बार बार फेल हो रहे हैं, सफाई कर्मचारी शहर छोड़ रहे हैं और जो कलेक्शन रेट का दावा है वो असलियत से कितना अलग है। हाँ, वो आंकड़े जरूरी हैं कहानी बताने के लिए। हम्म। लेकिन मेरा पहला सुझाव यह है कि विश्लेषण इन अलग-अलग नाकामियों को सिर्फ लिस्ट करने से मतलब उससे थोड़ा आगे जाए। इनके बीच का जो गहरा कनेक्शन है उसको और ज्यादा उजागर करे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ अलग-अलग प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक ही बड़ी गड़बड़ी के अलग-अलग पहलू हैं। हाँ, बिल्कुल वही। देखिए, दस्तावेज बताता है कि कलेक्शन टेंडर 18 महीने में 5 बार रद्द हुए। सही है? हाँ। सफाई कर्मचारी चले गए, ये भी ठीक है। और असलियत में कलेक्शन सिर्फ 59% है, जबकि दावा 100% का था। ये सब फैक्ट्स तो जरूरी हैं। हम्म। कमजोरी ये है कि अभी ये थोड़ा बिखरा हुआ सा लगता है। पढ़ने वाला ये तो समझ जाता है कि हाँ भाई, बहुत कुछ गलत हो रहा है। हम्म। पर ये सब जुड़ा कैसे है एक दूसरे से? कैसे एक फेलियर दूसरे को जन्म दे रहा है? वो जो एक दुष्चक्र है ना, वो सूरत दस्तावेज और साफ बना सकता था। ठीक है, तो सुधार के लिए क्या कर सकते हैं इन बिखरे हुए पॉइंट्स को जोड़ने के लिए? सुझाव ये है कि इन सभी विफलताओं को एक साथ बुनकर दिखाया जाए। कैसे ये एक दूसरे को और खराब कर रही हैं। अच्छा। फोकस सिर्फ क्या गलत हुआ पर नहीं, बल्कि क्यों ये पूरा सिस्टम, ये ढांचा ही बार बार फेल हो रहा है, इस पर होना चाहिए। ये सिर्फ अलग-अलग पुर्जों की खराबी नहीं, ये तो जैसे पूरा इंजन ही जाम हो गया है। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? मतलब इसे कैसे लिखा जा सकता है? हाँ, जरूर। जैसे वो जो टेंडर फेल होने की बात है, उसे सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही की तरह न दिखाएं। ओके। उसे सीधे जोड़ें सफाई कर्मचारियों की कमी से, उनके शहर छोड़ने से। बताइए कि कैसे टेंडर फाइनल न होने से अनिश्चितता बढ़ी। और जो पहले से कर्मचारियों की समस्या थी, जैसे वो बंगाली प्रवासियों पर एक्शन का जिक्र है, उसने मिलकर हालात और बिगाड़ दिए। फिर इसे जोड़िए कूड़ा अलग न करने की समस्या से। दस्तावेज में है ना कि सिर्फ 18% घर ही कूड़ा अलग करते हैं। हाँ, और सिर्फ 9% प्रोसेस हो पाता है। एग्जैक्टली। तो दिखाइए कि जब कलेक्शन ही ठीक से नहीं हो रहा तो लोग क्यों मेहनत करेंगे कूड़ा अलग करने में। और जब कूड़ा मिक्स होकर आ रहा है तो आगे प्रोसेसिंग यूनिट्स का क्या काम। अच्छा। हाँ। इस तरह पढ़ने वाला समझेगा कि ये एक चेन रिएक्शन है। टेंडर फेल हुआ, कर्मचारी कम हुए, कलेक्शन बिगड़ा, लोगों ने कूड़ा अलग करना बंद कर दिया और प्रोसेसिंग ठप हो गई। ये तस्वीर ज्यादा असरदार होगी, है ना? हाँ, ये बात तो सही है। इससे प्रॉब्लम की गहराई और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो दोनों ज्यादा क्लियर होंगी। पढ़ने वाला सिर्फ फैक्ट्स नहीं, उनके पीछे का पैटर्न समझेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। दस्तावेज का अगला हिस्सा इस पर है कि जो थोड़ा बहुत कूड़ा इकट्ठा हो भी रहा है उसका निपटान कैसे हो रहा है। खासकर वो बंदवाड़ी लैंडफिल का जिक्र है। हाँ, जिसे कैंसरकारी कचरा पहाड़ कहा है। हाँ। और वो तस्वीर तो वाकई डराने वाली है। 35 मीटर से ऊंचा पहाड़, वो जहरीला पानी, लीचेट जो जमीन में रिस रहा है, हवा में पॉल्यूशन। दस्तावेज ने इन खतरों को अच्छे से सामने रखा है, ये बात तो है। पर यहाँ मेरा दूसरा सुझाव है। दस्तावेज मौजूदा खतरों को बताने के साथ साथ जो समाधान सुझाए गए हैं, उनकी जमीनी हकीकत और उनकी प्रभावशीलता पर थोड़ी और क्रिटिकल नजर डाल सकता था। मतलब सिर्फ समाधान बता देना काफी नहीं है, ये भी बताना जरूरी है कि वो कितने प्रैक्टिकल है असल में। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, दस्तावेज में सुझाव तो अच्छे हैं, जैसे विकेंद्रीकृत कंपोस्टिंग है, हर जोन में एमआरएफ्स यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बनाने की बात है, बंदवाड़ी में पुराने कचरे की माइनिंग और बायो रेमिडिएशन का सुझाव है, छोटे बायोगैस प्लांट वगैरह। हाँ, सुनने में तो सब अच्छा लगता है।
हाँ, कागज पर तो सब अच्छा लगता है। कमजोरी ये है कि दस्तावेज इन समाधानों को शायद थोड़ा ज्यादा आशावादी नजरिए से पेश कर रहा है। हम्म। गुरुग्राम का जो इतिहास रहा है ना, उसे देखते हुए सिर्फ तकनीकी समाधान गिना देना काफी नहीं है। हम्म। इनको लागू करने में क्या चुनौतियां आएंगी, पहले क्यों ऐसी कोशिशें, जैसे वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का जिक्र है, वो नाकाम हुई। अगर इन सवालों का जवाब भी मिले तो दस्तावेज और ज्यादा विश्वसनीय बनेगा। तो आप कह रहे हैं कि समाधानों के साथ उनकी चुनौतियां और जो पिछले सबक सीखे हैं वो भी शामिल करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सुझाव ये है कि हर समाधान के साथ उसकी फीजिबिलिटी, यानी वो कितना करने लायक है, उसमें क्या रुकावटें आ सकती हैं और पिछले अनुभवों से हमने क्या सीखा, इसका भी जिक्र करें। ठीक है। पढ़ने वाले को ये समझ आना चाहिए कि भाई ये समाधान पिछली बार क्यों काम नहीं कर पाया था, अगर ऐसा हुआ था, और इस बार सफल होने के लिए क्या अलग करना पड़ेगा। इसका कोई उदाहरण देंगे आप? हाँ, जैसे जब दस्तावेज RWA लेवल पर विकेंद्रीकृत कंपोस्टिंग का सुझाव देता है तो सिर्फ उसके फायदे मत गिनाइए। अच्छा। साथ में ये भी बताइए कि RWA को इसमें शामिल करने में क्या दिक्कतें आती हैं आमतौर पर। क्या उनके पास जगह नहीं होती, या सोसाइटी के लोग ही सहयोग नहीं करते, या नगर निगम से उतनी टेक्निकल या फाइनेंशियल मदद नहीं मिलती। ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। हाँ, इसी तरह जब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का जिक्र हो तो सिर्फ ये न लिखें कि वो रुका हुआ है, थोड़ा और अंदर जाएं। क्यों रुका? क्या टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम थी, क्या पैसा नहीं था, या पॉलिटिकल विल, मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं थी। अच्छा। MRFs की बात करते हुए ये बताएं कि इन्हें चलाने के लिए स्किल्ड लोग कहाँ से आएंगे, और जो कचरा यहाँ से निकलेगा, मतलब जो रिजेक्ट्स होंगे, उनका आखिर क्या होगा। इस तरह का विश्लेषण पढ़ने वाले को समाधानों की असलियत समझने में मदद करेगा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इससे रीडर सिर्फ उम्मीदें नहीं बांधेगा बल्कि चुनौतियों को भी समझेगा। अच्छा, अब दस्तावेज के तीसरे अहम हिस्से पर आते हैं। ये सरकारी कामकाज और पैसे के मैनेजमेंट में गड़बड़ियों की बात करता है। हाँ, गवर्नेंस वाला पार्ट। हाँ, यहाँ भी वो आंकड़े हैं। टेंडर का बार बार फेल होना, स्वच्छता बजट का पूरा इस्तेमाल ना होना, और जो अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तालमेल की कमी। हाँ, और ये बिंदु उठाना बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार के तो कोई भी समाधान जमीन पर उतर ही नहीं सकता। सही बात है। यहाँ मेरा तीसरा सुझाव ये है कि विश्लेषण इन गड़बड़ियों को सिर्फ लक्षणों की तरह गिनाने के बजाय इनके पीछे के जो मूल कारण हैं और वहाँ का जो काम करने का तौर तरीका है, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल कल्चर है, उस पर थोड़ी और गहराई से नजर डाल सकता था। आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये बताना काफी नहीं कि क्या गलत हुआ, ये भी पूछना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, सिस्टम में कहाँ प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल। देखिए, दस्तावेज बताता है कि 5 बार टेंडर फेल हुए, 500 करोड़ के बजट में सिर्फ 245 करोड़ खर्च हुए। ये फैक्ट्स तो चौंकाने वाले हैं ही। लेकिन कमजोरी ये है कि ये अभी भी थोड़ा सतह पर है। पढ़ने वाला ये जान जाता है कि भाई अक्षमता है, इनएफिशिएंसी है, लेकिन ये है क्यों? क्या ये सिर्फ कुछ अधिकारियों की नालायकी है, या पूरे सिस्टम के डिजाइन में ही कोई बुनियादी खराबी है? जैसे क्या ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता की बहुत कमी है? क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है? क्या अधिकारियों में एक डर है कि कुछ नया करेंगे तो कहीं फंस ना जाएं? क्या विभागों के बीच आपसी खींचतान है, जैसा पहले हुडा, MCG, प्राइवेट डेवलपर्स के बीच होता था? इन गहराइयों में उतरने से विश्लेषण ज़्यादा पहना हो सकता है। तो इसे और गहरा कैसे बनाया जा सकता है? सुझाव ये है कि आंकड़ों और घटनाओं से आगे बढ़कर ये सवाल पूछा जाए कि ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय विफलता बार बार क्यों हो रही है। क्या ये गुरुग्राम का जो तेज शहरीकरण हुआ है और उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा विकसित नहीं हो पाया, उसका नतीजा है? क्या ये जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की कमी है? क्या मॉनिटरिंग का सिस्टम कमजोर है? इसे गुरुग्राम की जो ओवरऑल गवर्नेंस का मुद्दा है, उसके संदर्भ में रखकर देखना होगा। उदाहरण के तौर पर इसे कैसे पेश किया जा सकता है? जैसे बजट कम खर्च होने पर सिर्फ आंकड़ा देने के बजाय ये विश्लेषण करें कि संभावित कारण क्या हो सकते थे। क्या योजनाएं ही सिर्फ कागजी थीं, जमीन पर उतारने लायक नहीं थीं? हाँ, हो सकता है। या क्या मंजूरी मिलने में ही सालों लग गए? क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम, MCG, या गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, GMDA जैसी एजेंसीज के पास जरूरी क्षमता ही नहीं थी, मतलब इंजीनियर, प्लानर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कि वो इतने बड़े बजट को सही ढंग से खर्च कर सके? अच्छा, मतलब कैपेसिटी का इशू। हाँ,
इसे सिर्फ फंड लैप्स की घटना के तौर पर नहीं, बल्कि संस्थागत क्षमता के संकट यानी क्राइसिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के रूप में फ्रेम करें। इसी तरह टेंडर फेल होने को सिर्फ प्रक्रिया की विफलता ना मानकर पूछें कि क्या शर्तें इतनी अव्यावहारिक थीं कि कोई ढंग की कंपनी आई ही नहीं, या कहीं करप्शन का एंगल तो नहीं था। इन सवालों को उठाने से दस्तावेज ज्यादा विचारोत्तेजक बनेगा। सही कहा आपने। इससे पाठक को लगेगा कि वो सिर्फ समस्या की सतह नहीं देख रहा, बल्कि उसकी जड़ों तक जा रहा है। अब आते हैं दस्तावेज के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा झकझोरने वाले हिस्से पर। हाँ, वो इमेज वाला पार्ट। हाँ, ये इस पूरे कूड़ा संकट को गुरुग्राम की पहचान, उसकी मिलेनियम सिटी वाली छवि, यहाँ के जीवन स्तर और भविष्य की संभावनाओं से जोड़ता है। यहाँ तक कि जो अमीर लोग हैं, HNIs, और जो टैलेंट है, उनके शहर से संभावित पलायन की तरफ भी इशारा करता है। और ये कनेक्शन बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बताता है कि ये सिर्फ कूड़े का ढेर नहीं है, ये शहर के वजूद से जुड़ा सवाल बन गया है। अब दस्तावेज ने इस दिशा में अच्छी शुरुआत की है, वो पिग हाउस, सीवेज पार्क जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। हाँ, और वो फ्रांसीसी प्रवासी की वायरल पोस्ट का जिक्र भी है। हाँ, और जो अमीर शहर और खस्ताहाल सुविधाओं का विरोधाभास है, उसे उजागर करना। ये सब ठीक है। यहाँ मेरा चौथा और आखिरी सुझाव ये है कि इस तर्क को और मजबूत और धारदार बनाने के लिए ये जो छवि का विरोधाभास है, पैराडॉक्स है, और इसके जो ठोस आर्थिक नतीजे हो सकते हैं, उन्हें ज्यादा सबूतों और तर्कों के साथ पेश किया जा सकता है। मतलब सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि छवि खराब हो रही है, बल्कि ये दिखाना होगा कि इसका असली नुकसान क्या हो रहा है या हो सकता है, ठोस तरीके से। हाँ, अभी ये तर्क थोड़ा सा भावनात्मक अपील पर ज्यादा टिका है, जैसे वो प्रवासी की कहानी है, या फिर सामान्य आशंकाओं पर, जैसे निवेश या रियल एस्टेट पर असर पड़ सकता है। ये बातें गलत नहीं हैं, लेकिन इन्हें और पुख्ता बनाया जा सकता था। कमजोरी ये है कि ये दावे अभी थोड़े हवा में लगते हैं। क्या हमारे पास कोई डेटा है जो दिखाता हो कि गुरुग्राम में नई कंपनियों के आने की रफ्तार धीमी हुई है? अच्छा, क्या रियल एस्टेट रिपोर्ट्स में वाकई नागरिक सुविधाओं की कमी का जिक्र बढ़ रहा है? क्या बड़ी कंपनियां अपनी लोकेशन बदलने पर विचार कर रही हैं? अगर ऐसे ठोस सबूत या कम से कम संकेत भी दस्तावेज में शामिल किए जाएं, तो इस तर्क का वजन बहुत बढ़ जाएगा। तो सुझाव क्या है? इसे कैसे ज्यादा ठोस बनाया जाए? सुझाव है कि सिर्फ छवि खराब हो रही है या निवेश पर असर पड़ सकता है कहने की बजाय दिखाएं कि कैसे और कितना असर पड़ रहा है या पड़ने की आशंका है। इसे सिर्फ एक सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि एक गंभीर आर्थिक जोखिम, एक इकोनॉमिक रिस्क के रूप में स्थापित करें। गुरुग्राम की पहचान सिर्फ ऊंची इमारतों और फॉर्च्यून 500 कंपनियों से नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता से भी जुड़ी है। और जब वो गुणवत्ता गिरती है तो शहर का आकर्षण भी गिरता है। सीधी सी बात है। उदाहरण के तौर पर क्या किया जा सकता है इसमें? जैसे, क्या हाल की कॉर्पोरेट लोकेशन सर्वे रिपोर्ट्स में गुरुग्राम की रैंकिंग गिरी है? अगर हाँ, तो उसका जिक्र करें। क्या जो स्थानीय उद्योग मंडल हैं, जैसे इंडस्ट्री एसोसिएशंस, उन्होंने खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंता जताई है, जिसमें कूड़ा और सड़कें दोनों आते हैं? हाँ, बिल्कुल। उनकी रिपोर्ट्स या बयानों का हवाला दें। रियल एस्टेट के जानकारों से बात करके, भले ही नाम न दें, ये समझने की कोशिश करें कि क्या खरीदार या किराएदार अब सुविधाओं की कमी को लेकर ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, वो फ्रांसीसी प्रवासी की कहानी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर कुछ स्थानीय अमीर निवासियों, HNIs या स्टार्टअप फाउंडर्स के अनुभव बिना नाम लिए ही सही जोड़े जा सकें, जो खराब सड़कों, कूड़े के ढेर और पानी की किल्लत जैसी बुनियादी चीज़ों से तंग आकर वाकई शहर छोड़ने या अपना ऑफिस कहीं और ले जाने की सोच रहे हैं, हाँ, तो ये पलायन की आशंका सिर्फ एक आशंका न रहकर एक ज़मीनी हकीकत लगने लगेगी। ये दिखाइए कि कैसे मिलेनियम सिटी का टैग अब खोखला लगने लगा है जब बेसिक सुविधाएं ही गायब हैं। ये वाकई तर्क को बहुत मजबूत बना देगा। ये दिखाएगा कि ये सिर्फ कुछ लोगों की नाराजगी नहीं है, बल्कि शहर के आर्थिक भविष्य से जुड़ा मसला है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये दस्तावेज गुरुग्राम के कूड़ा संकट का एक जरूरी और काफी विस्तृत खाका खींचता है। इसमें समस्या के कई पहलू हैं: कलेक्शन, सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग, गवर्नेंस और शहर की छवि, सब कुछ हुआ गया है। हाँ, और हमने जो आज चर्चा की उसका मकसद यही था कि इस अच्छे विश्लेषण को और बेहतर बनाने में थोड़ी मदद की जा सके। हमने 4 मुख्य सुझाव दिए। हाँ,
पहला तो था कि नाकामी के दुष्चक्र को दिखाएं, मतलब अलग-अलग विफलताओं को जोड़कर दिखाएं कि कैसे ये एक दूसरे को बढ़ा रही हैं। बिल्कुल। दूसरा, समाधानों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। सिर्फ सुझाव न दें, बल्कि उनकी ज़मीनी चुनौतियों, वो कितने प्रैक्टिकल हैं और पिछले फेलियर्स से क्या सीखा, इसका भी विश्लेषण करें। तीसरा, प्रशासनिक गड़बड़ियों की जड़ों तक जाएं। सिर्फ लक्षण म गिनाएं, बल्कि उनके पीछे के मूल कारणों जैसे संस्थागत क्षमता की कमी, पारदर्शिता का अभाव या पॉलिटिकल विल की कमी की भी पड़ताल करें। और चौथा, मिलेनियम सिटी के विरोधाभास को ठोस बनाएं। शहर की छवि पर जो असर पड़ रहा है और जो आर्थिक नतीजे हो सकते हैं, निवेश, रियल एस्टेट, टैलेंट का जाना, उन्हें सिर्फ आशंकाओं के बजाय ज्यादा ठोस सबूतों और ज़मीनी हकीकत से जोड़कर पेश करें। हाँ, ये सुझाव मेरे ख्याल से इस विश्लेषण को और गहरा, ज्यादा संतुलित और ज्यादा असरदार बनाने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। ये पाठक को न सिर्फ समस्या की जानकारी देंगे, बल्कि उसे इसके समाधानों और चुनौतियों के बारे में ज्यादा गहराई से सोचने पर भी मजबूर करेंगे। सही बात है। और हम हमेशा की तरह जिन्होंने ये दस्तावेज भेजा है, उन्हें धन्यवाद देते हैं और हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि इन सुझावों पर विचार करें। अगर आप इसे और बेहतर बनाकर दोबारा भेजना चाहें, तो हमें खुशी होगी। हाँ, आपका काम महत्वपूर्ण है और इस जरूरी चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करता है। धन्यवाद।